सो वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपन आज एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब तक ये चैप्टर आपके समझ में नहीं आएगा, आगे के चैप्टर आप बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल चैप्टर्स का बेस चैप्टर है, यानी ये चैप्टर समझ में आएगा आपके तो आगे के सारे चैप्टर समझ में आएंगे। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि इसमें सारी श्रेणियाँ आएंगी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। आगे जाके जो चैप्टर्स आएंगे उनमें हर श्रेणी के लिए अलग फार्मूला है। व्यक्तिगत श्रेणी का फार्मूला अलग है, खंडित श्रेणी का फार्मूला अलग है, अखंडित श्रेणी का फार्मूला अलग है। अगर आपको यही पता नहीं चला कि कौन सी श्रेणी है तो फिर आप सारे फार्मूले गलत लगाएंगे और सारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए ये चैप्टर बेस चैप्टर कह रहा हूँ मैं आपको बार बार। जब तक ये चैप्टर आपके समझ में नहीं आए तब तक अपन को आगे नहीं बढ़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वर्गीकरण होता क्या है। कल मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा में बताया था कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा कला और विज्ञान है जिसमें सबसे पहले समंकों का संकलन किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन करने के बाद में उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य देखिए अब क्या है। वर्गीकरण का मतलब संकलित सामग्री, यानी जो सामग्री आपने एकत्रित कर ली। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। तो जो सामग्री आपने कलेक्ट कर ली उनकी अनुरूपता तथा समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्गीकृत कहा जाता है। तो जो भी सामग्री, जो भी डाटा अपन ने इकट्ठे कर लिए, उन डाटा को अपन विभिन्न वर्गों में या विभिन्न ग्रुप्स के अंदर बांट देते हैं, जिससे वो डाटा अपने को समझ में आ सके। आपने मान लो 5000 स्टूडेंट्स के डाटा कलेक्ट कर लिए, तो 5000 स्टूडेंट के डाटा रजिस्टर पूरा भर गया आपका, तो आपको क्या समझ में आएगा? तो आप उसको किसी तरीके से वर्गीकृत करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे उनका। जैसे आपने क्लासिफिकेशन किया, 40 से 50% वाले विद्यार्थी इतने थे, 50 से 60% वाले विद्यार्थी इतने थे, 60 से 70% वाले विद्यार्थी इतने थे, 70 से 80% वाले विद्यार्थी इतने थे, 80 से 90% वाले विद्यार्थी इतने थे। तो 5000 विद्यार्थियों के डाटा को आपने एक टेबल के अंदर व्यवस्थित कर दिया या किसी अन्य तरीके से व्यवस्थित कर दिया। तो व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है, उसके बिना आगे की प्रक्रिया जो होती है विश्लेषण की, वो अपन कर नहीं सकते। तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो वो जो डाटा आपने इकट्ठे करे हैं वो सरल और संक्षिप्त रूप में आ जाएं, यानी सिंपल फॉर्म के अंतर्गत आ जाएं। अगर वो डाटा सिंपल फॉर्म में नहीं आएंगे तो अपन उनका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो इजी एंड सिंपल वे के अंतर्गत उन डाटाओं को व्यवस्थित करना, संक्षिप्त रूप में व्यवस्थित करना। अब 5000 डाटा को आपने एक टेबल के अंदर व्यवस्थित कर दिया तो वो संक्षिप्त भी हो जाते हैं, सरल भी हो जाते हैं, समरी के अंतर्गत भी आ जाते हैं। दूसरी बात, इसकी विशेषता या उद्देश्य है समानता, इक्वालिटी, होमोजेनिटी भी कहते हैं इसको, कि एक जैसे डाटा जो हैं वो एक जगह पे एकत्रित हो जाएंगे। जैसे 40 से 50% वाले विद्यार्थी हैं तो उनकी संख्या एक जगह पे आ जाएगी। 50 से 60 वाले जो समान विद्यार्थी हैं वो एक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। तो वर्गीकरण में समान विशेषता रखने वाले तथ्यों को या मूल्यों को एक वर्ग या समूह के अंतर्गत रख दिया जाता है। उससे बिल्कुल अलग अलग हो जाती है समानता और असमानता। और फिर इसका एक मुख्य उद्देश्य या विशेषता है कि उसके आधार पर फिर अपन तुलना में सहायक हो जाता है, कि जब आप कंपैरिजन करोगे तो वो कंपैरिजन करने के अंतर्गत भी वो सहायता प्रदान करता है। अगर समानता के आधार पर आपने उनको नहीं बांटा तो अब आप बिल्कुल तुलना कर सकते हो कि 40 से 50% वाले विद्यार्थी इतने थे, 50 से 60% वाले इतने थे, तो दोनों की अपन तुलना कर सकते हैं। इसी तरीके से उनके बीच में यदि अपने को कोई पारस्परिक संबंध स्थापित करना है, म्यूचुअल रिलेशन स्थापित करना है, तो वो म्यूचुअल रिलेशन भी अपन स्थापित कर सकते हैं। जैसे कुल विद्यार्थियों में से 40 से 50% वाले विद्यार्थी कितने प्रतिशत थे और 50 से 60% वाले विद्यार्थी कितने प्रतिशत थे, या फर्स्ट डिवीज़न वाले विद्यार्थी कितने थे, सेकंड डिवीज़न वाले विद्यार्थी कितने थे। ये अपन उनके आपस में संबंध को भी स्थापित कर सकते हैं वर्गीकरण के पश्चात। और सारणियन का आधार, और यदि अपने को उनको टेबल फॉर्म में लगाना है तो उसके लिए आधार है वर्गीकरण।
वर्गीकरण होगा तो आगे टेबुलेशन हो जाएगा, और अगर वर्गीकरण नहीं कर पाए अपन, क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए, तो आगे टेबुलेशन का काम भी नहीं होगा। तो ये वर्गीकरण के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। अब इसका अपने को प्रैक्टिकल पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, आवर्ती वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गों तथा आवर्तियों के क्रमबद्ध विन्यास को ही आवर्ती वितरण कहते हैं। अब इसको आप अच्छी तरीके से समझिए, यहाँ से श्रेणी चालू होंगी। अगर आपको श्रेणी समझ में आएंगी तो आगे की सारी कार्यविधि होगी, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स में 3 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। तो आपको जब भी प्रश्न आएगा तो सबसे पहले तो आपको यही पता करना है कि वो कौन सी श्रेणी का प्रश्न है, व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न आया है या खंडित श्रेणी का प्रश्न आया है या अखंडित श्रेणी का प्रश्न आया है। तो आपको इनको अच्छी तरीके से समझना है और देखते ही पता लगाना है कि कौन सी श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी, इसको अपन कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो इसकी परिभाषा या इसका अर्थ क्या है वो समझ लीजिए। इस श्रेणी में प्रत्येक इकाई स्वतंत्र होती है और उसका मूल्य अलग अलग लिखा जाता है। इसका मतलब समझिए क्या है, मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ, एक उदाहरण से आपके समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिए 10 विद्यार्थी एक कक्षा के अंदर और उनका टेस्ट लिया, उनके नंबर आए, एक के आए 10 में से 8, एक के आए 10 में से 9, एक के आए 10 में से 5, एक के आए 10 में से 3, एक के आए 10 में से 10, एक के आए 10 में से 2, एक के आए 10 में से 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 विद्यार्थी थे। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 7 स्टूडेंट्स थे। और मैंने उन 7 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लिया। मार्क्स, तो उनके मार्क्स आए आउट ऑफ 10। 10 में से कितने नंबर आए? 7 विद्यार्थी थे। समझ में आ रही है मेरी बात? ये अच्छी तरीके से समझ लेना इसको। 7 विद्यार्थी थे, मैंने उनका टेस्ट लिया, उनके नंबर आए 8 9 5 3 10 2 और 6। तो ये कौन सी श्रेणी है? ये श्रेणी है व्यक्तिगत। क्यों है व्यक्तिगत श्रेणी? देखो, व्यक्तिगत श्रेणी की परिभाषा फिर समझो एक बार, इसको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, इसके बिना आगे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए जब तक ये समझ में नहीं आए तब तक आगे मत बढ़ना। अब देखिए, इस श्रेणी में प्रत्येक इकाई स्वतंत्र होती है एवं इसका मूल्य अलग अलग लिखा जाता है। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 7। सातों के नंबर आए अलग अलग, तो ये मैंने सातों के नंबर अलग अलग लिख दिए। तो प्रत्येक इकाई स्वतंत्र है, प्रत्येक इकाई स्वतंत्र है और उसका मूल्य अलग अलग लिखा गया है। तो इसको देखते पता चल रहा है ये कौन सी श्रेणी है? व्यक्तिगत श्रेणी होती है। और इसको अपन क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में? इसको अपन स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं एक्स, चर या मूल्य। अब मूल्य वो कुछ भी हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं। मान लो 5 मजदूर हैं, उनकी मजदूरी दे रखी है आपको, वेजेस। किस में दे रखी है? इन रुपीज़। कितने मजदूरों की मजदूरी दे रखी है? 5 की। एक मजदूर है, उसको 200 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। एक मजदूर को 150 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। एक मजदूर को 300 रुपये की प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। एक मजदूर को 400 रुपये मिलती है और एक मजदूर को 350 रुपये मिलती है। तो ये 5 मजदूर हैं। टोटल मजदूर कितने हैं यहाँ पर? टोटल कितने मजदूर हैं? 5 वर्कर्स। और इनका प्रत्येक की मजदूरी अलग अलग लिखी हुई है, तो प्रत्येक मूल्य अलग अलग लिखा हुआ है और एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो ये कौन सी श्रेणी मानी जाएगी? ये श्रेणी भी कौन सी मानी जाएगी? व्यक्तिगत। ये श्रेणी भी कौन सी मानी जाएगी? व्यक्तिगत। इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे एक्स, मूल्य या चर। एक्स का मतलब होता है मूल्य या चर। स्टैटिस्टिक्स के वोकैबुलरी भी समझते जाइए, क्योंकि ये शब्द बार बार आएंगे पूरे हर चैप्टर्स के अंदर। इसको अपन क्या कहेंगे? एक्स। या मार्क्स को क्या कहेंगे? एक्स। या वेजिस को क्या कहेंगे? एक्स। और ये कितने मजदूर थे? 5। प्रत्येक की मजदूरी अलग अलग है, स्वतंत्र इकाई है। यहाँ पर विद्यार्थी कितने थे? 7। प्रत्येक के नंबर आए, नंबर अलग अलग हैं। तो ये कौन सी श्रेणी मानी जाएगी? व्यक्तिगत श्रेणी मानी जाएगी। तो व्यक्तिगत श्रेणी को तो देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही चीज़ होती है, इसमें 2 चीज़ें होती ही नहीं है। कौन सी चीज़ होती है? केवल एक चीज़ होती है। उस चीज़ को क्या कहते हैं? मूल्य या चर। और वो अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यहाँ तक आपके मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसके आगे की बात और भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न आ गया आपके सामने, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये जो मूल्य या चर हैं, यहाँ पर क्या थे? मार्क्स। इनको व्यवस्थित करना है।
व्यवस्थित करने के दो तरीके हैं, वो समझ लीजिए अच्छी तरीके से। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे अपन। मार्क्स को अपन यहाँ क्या कहेंगे, एक्स। अब इस मार्क्स को, जो कितने विद्यार्थियों के मार्क्स थे, ये 7 विद्यार्थियों के मार्क्स थे, इसको अपने को सबसे पहले व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित करने को स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं विन्यास करना। और इसको विन्यास करने के, व्यवस्थित करने के दो तरीके हैं। या तो सबसे छोटा मूल्य पहले लिखो, तो इन 7 में सबसे छोटा मूल्य कितना है, सबसे छोटा मूल्य है 2, तो मैंने यहाँ लिखा सबसे छोटा मूल्य 2। फिर 2 से बड़ा लिखा, 2 से बड़ा कितना है 3, तो फिर 2 के बाद मैंने लिखा 3। 3 से बड़ा फिर कितना है 5, और 5 से बड़ा कितना है 6, तो 3 के बाद मैंने लिखा 5, 5 के बाद मैंने लिखा 6। 6 से बड़ा कितना है 8, तो फिर मैंने यहाँ लिखा 8। 8 से बड़ा कितना है 9, तो फिर मैंने यहाँ लिखा 9। और 9 से बड़ा मूल्य कितना है 10, तो मैंने यहाँ लिखा 10। अब मैंने इस मार्क्स को क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, अरेंज कर दिया। समझ में आ रही है बात आपको, कैसे अरेंज कर दिया। सबसे छोटा मूल्य सबसे पहले लिखा और सबसे बड़ा मूल्य सबसे बाद में लिखा। इसको व्यवस्थित करने का एक तरीका और है, हो सकता है कि मैं ऐसे व्यवस्थित करूं, हो सकता है कि दूसरे तरीके से भी व्यवस्थित कर सकता हूं। दूसरा तरीका ये कहता है कि सबसे छोटा मूल्य क्यों लिखते हो, सबसे पहले सबसे बड़ा मूल्य लिखो। सबसे बड़ा मूल्य कितना है 10, 10 से छोटा कितना है 9, 9 से छोटा कितना है 8, 8 से छोटा कितना है 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 3, और 3 से छोटा 2। तो ये दोनों तरीके व्यवस्थित करने के हैं। आप ऐसे भी व्यवस्थित कर सकते हो, आप ऐसे भी व्यवस्थित कर सकते हो। एक को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, एक को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए अब ये इम्पॉर्टेंट बात है, व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न जब भी आ गया आपके सामने, तो सबसे पहले तो आप पता करोगे व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, श्रेणी को व्यवस्थित करना है। या तो असेंडिंग ऑर्डर में करोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे। एक में सबसे छोटा मूल्य सबसे पहले आता है, एक में सबसे बड़ा मूल्य पहले आता है। अगर आपने व्यक्तिगत श्रेणी को व्यवस्थित नहीं किया तो फिर आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। और दूसरी सावधानी ये है, व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न आएगा तो पहली सावधानी क्या थी बोलो, पहली सावधानी थी श्रेणी को व्यवस्थित करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए क्रम में। दूसरा काम आपको ये करना है कि इसमें सीरियल नंबर लगाने हैं। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कुल विद्यार्थी कितने थे 7, तो सीरियल नंबर कितने आएंगे 7 ही आएंगे। और इस 7 को अपन क्या मानेंगे, इस 7 को अपन मानते हैं n। n का मतलब होता है कुल मदों की संख्या, कुल मदों की संख्या। मद का मतलब क्या है x, तो कुल x की संख्या कितनी थी 7। इसमें भी आपने यूँ व्यवस्थित करी तो फिर आप क्या करोगे, दूसरा काम सावधानी सीरियल नंबर लगाओगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर n कितना हो गया 7। तो अब अच्छी तरीके से आपके दिमाग में ये बात सेट हो जानी चाहिए कि जैसे ही व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न आया तो आपको 2 सावधानी रखनी है। पहली सावधानी, श्रेणी को व्यवस्थित करना है, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। और दूसरा काम सीरियल नंबर लगाने हैं। और लास्ट सीरियल नंबर को अपन क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। n का मतलब क्या होता है, मदों की संख्या। व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, खाली एक ही चीज़ होते हैं, मूल्य। और मूल्य को अपन किससे इंगित करते हैं, x से। और इसको स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं चर, मूल्य या चर, वेरिएबल्स। और इसको किससे इंगित करते हैं, x से। और व्यक्तिगत श्रेणी में n क्या होता है, n का मतलब होता है इकाइयों की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी संख्याएं थी। जैसे ये वेजिस थी, अब इस वेजिस को व्यवस्थित करते हैं। तो इस वेजिस को तो पहले मैं क्या लिखूंगा, वेजिस को तो मैं मानूंगा x। और इसको व्यवस्थित करता हूँ तो सबसे छोटा मूल्य लिखता हूँ। सबसे छोटा मूल्य कितना है 150, तो सबसे पहले मैंने लिखा 150। 150 से बड़ा लिया 200, फिर 200 से बड़ा लिया 300, 300 से बड़ा लिया 350, और 350 से बड़ा लिया
400। पहला काम। दूसरी सावधानी, सीरियल नंबर लगा दिए 1 2 3 4 और 5। तो n कितना हो गया? n हो गया 5। ये व्यवस्थित हो गया, सीरियल नंबर लगा दिए। बहुत आसान सी बात है। स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी विषय है, अगर आप समझते जाओगे तो तुरंत समझ में आता जाएगा पूरा। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकता हूँ। सबसे पहले 400, फिर 350, फिर 300, फिर 200, फिर 150, फिर सीरियल नंबर। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान है और ये व्यक्तिगत श्रेणी की सावधानी है। तो फिर समझ लीजिए, अब इसको अच्छी तरीके से व्यक्तिगत श्रेणी को समझ लीजिए। इस श्रेणी में प्रत्येक इकाई स्वतंत्र होती है एवं उसका मूल्य अलग अलग लिखा जाता है, और व्यक्तिगत श्रेणी को के मूल्यों को यदि एक निश्चित क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए तो इसे मूल्यों का विन्यास या अनुविन्यास कहा जाता है। अब ये बात भी ध्यान रखना, विन्यास किसे कहते हैं? विन्यास कहते हैं अरेंजमेंट्स को। यदि व्यक्तिगत श्रेणी के मूल्यों को एक निश्चित क्रम में लिख दिया जाए, निश्चित क्रम बढ़ता हुआ भी हो सकता है या घटता हुआ भी हो सकता है, तो उसे विन्यास या अनुविन्यास कहा जाता है। विन्यास दो प्रकार से हो सकता है, या तो आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, इसमें सबसे छोटा मूल्य सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा मूल्य लिखा जाता है। और दूसरा तरीका क्या है? अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें सबसे बड़ा मूल्य सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा मूल्य लिखा जाता है। और व्यक्तिगत श्रेणी की मैंने ये एग्जाम्पल के अंदर एक पहचान बताई है, जैसे मार्क्स 10 12 18 15 14 16 19 11 17 5। कौन सी श्रेणी है ये? इसको देखते पता चलना चाहिए कि इसमें एक ही चीज़ दे रखी है, मूल्य दे रखे हैं, चर दे रखे हैं, तो ये कौन सी श्रेणी हो गई? व्यक्तिगत श्रेणी हो गई। तो सबसे पहला काम इस श्रेणी में अब क्या करोगे आप? सबसे पहले तो इस श्रेणी को व्यवस्थित करेंगे, विन्यास करेंगे, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। दूसरा काम, सीरियल नंबर लगाओगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा? 10। n का मतलब क्या होता है? इकाइयों की संख्या। तो यहाँ पर मैंने आपको अब इसकी सावधानी बता रखी है। तो ये सावधानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये सावधानी नहीं ध्यान रखोगे प्रश्न गलत हो जाएगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये स्टैटिस्टिक्स का नियम है। तो देखिए सावधानी क्या है। व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न आने पर सर्वप्रथम सबसे पहला काम आपको बोलो क्या करना है? सर्वप्रथम श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में विन्यासित किया जाता है, यानी व्यवस्थित किया जाता है। तत्पश्चात सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 लगा दिए जाते हैं और अंतिम सीरियल नंबर को ही n मान लिया जाता है। n का मतलब क्या होता है? यहाँ पर n का मतलब है व्यक्तिगत श्रेणी में मूल्यों की संख्या मान लिया जाता है। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी, मेरे को आशा है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कल अपन खंडित श्रेणी की बात करेंगे, फिर अखंडित श्रेणी की बात करेंगे, फिर इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ विशेष शब्द हैं, वो आपको एक एक करके समझने हैं। तो थैंक यू वेरी मच।